हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट पे। तो जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 के सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें हम आपको आज टोटल 40 प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे और 40 प्रश्नों में सारे क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये देखते हैं कि इस 40 क्वेश्चनों में कितने प्रश्नों का आप सही और सटीक जवाब दे पाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से देख सकें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो देखते हैं कि आज का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है वो क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। ऑप्शन क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो हम आपको बता दें कि इटली और जर्मनी जो है ये आज अभी वर्तमान समय में यूरोप महादेश में आते हैं। मतलब इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इसका जवाब आपको पता था? अगर पता था तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। आखिर इसका जवाब होता क्या है। प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। दूसरा नंबर, जवाब बताइए और जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक बार प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश द्वारा आपको वियना कांग्रेस, आपको पता होगा वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में किया गया था। ऑस्ट्रिया का प्रमुख भूमिका इसमें निभाई गई थी। आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो आपको बताना है कि वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश का पुनः स्थापना किया गया था। जबकि ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे तो इसमें से आपको सही बताना है। अगर आपको पता है काफी मजा आएगा, नहीं पता है चलिए हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। मतलब इस प्रश्न में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसका जवाब तो हमें पता है, सबको मालूम होगा। इसका क्वेश्चन का जवाब हम सभी लोग जानते होंगे एकदम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध, तो मेजनी का संबंध ऐसे, इसका तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। मेजनी जो थे वो कार्बोनरी से संबंध स्थापित किए थे। और आपको यह भी पता होगा कि मेजनी के साथ 2 और महापुरुष जो थे वो इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे, जिसमें से एक नाम आता है, सब लोग जानते हैं, जिसका नाम आता है मेजनी के साथ, उसका नाम है और वो नाम है काउर। उसका नाम मिलता है काउर। और एक आता है गैरिबाल्डी। ये 3 नाम ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। ऐसे आपको बता दें कि गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी जो था वो क्या था? पेशे से नाविक था। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऐसे इस प्रश्न में क्या जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है मेरे बाबू साहब। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का जवाब दीजिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मतलब इटली और एकीकरण, मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण जो था उसका विरोध करने वाला कौन था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है। जैसे कोई तो होता है ना जो उसका विरोध करता है ना, हम ना होके देव, इस तरीके की बातें। तो यह कहने वाला कौन था? तो ऐसे करने वाला जो था वो था जार निकोलस द्वितीय। आपको बता दें जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ये एक ऐसा महापुरुष था या राजा था जो इटली और एकीकरण का विरोध करता था, जर्मनी का एकीकरण भी होने नहीं देना चाहता था। तो यह बताना है कि जार निकोलस द्वितीय किस जगह का था, किस राष्ट्र का था। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस चौथे का सही आंसर होगा। चलिए आप अपना आंसर मिलाते जाएंगे और बताते जाएंगे किस प्रश्न का क्या जवाब होगा। आइए थोड़ा सा तेज प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं
ये कैसा क्वेश्चन है। पांचवा, काउंट काबूर का विक्टर एमेनुअल से किस पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर जो थे वो विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किए थे, तो वो थे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अभी अगर मेरी बातों को ध्यान दिए होंगे इस सवाल का जवाब आपको पता होगा। क्या होगा जल्दी से एक बार समझ के बताइए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, ऐसे इटली के एकीकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका तो गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 7वां नंबर जो आपके सामने। प्रश्न का जवाब दीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, यह बताना है। ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या फिर बिस्मार्क। तो आपको बता दें जर्मन राय राज्य का निर्माण जो था यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, और नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि हमारे देश में शांति रहे और सारे लोगों को अपना अधिकार मिले, और नेपोलियन बोनापार्ट का ही प्रयास था जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया उसका विरोधी बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 8वां नंबर। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा समझते हैं, पता होगा जरूर कमेंट में बताइए। जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था का नाम है, तो ये किस प्रकार की संस्था थी। ऑप्शन 4 मिलेंगे, क्रांतिकारियों की थी या व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी या पादरी एवं सामंतों की थी। तो जालबेरिन जो थी एक प्रकार की ऐसी संस्था थी जिसमें व्यापार किया जाता था, इसलिए हम कहेंगे इसका सही आंसर होगा व्यापारियों की, ऑप्शन बी के साथ। यहां भी चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने 9 नंबर, और यह भी आपको हम बता दें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, या ऐसे पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए हम बोल चुके हैं पहले ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन कौन से सही होंगे, तो इसमें कोई हम तिकड़म नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। इसका आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखेंगे रक्त और लौह की नीति अपनाने का श्रेय जाता है बिस्मार्क को, और बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण में अपने सबसे बड़ा योगदान दिए थे। अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि भी काफी ज्यादा प्रचलित है, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ है 1871 ईस्वी में। इस प्रश्न में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां जितने भी हम आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं ये अति महत्वपूर्ण है, एकदम सिलेक्ट को करके क्वेश्चनों को आपके सामने लाया जाता है ताकि आप इसको देख के अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति हुई है 1821 ईस्वी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बाबू हमारे होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 12 का जवाब दीजिए क्या होगा, एक बार सब लोग समझ के और बताइए कि 12 का जवाब होगा क्या। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ। ऑप्शन 4 मिलेंगे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या फिर इंग्लैंड। तो हम बता दें चार्टिस्ट आंदोलन करने का श्रेय जाता है कहां पर, इंग्लैंड के पास, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 13 देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान जो था इसको स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा कब किया गया था, कौन ईस्वी में किया गया था, तो यह किया गया 1832 ईस्वी में, अर्थात जस्ट 1821 की क्रांति के बाद यूनान को वहां स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। मतलब इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर 1832। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इस सीरीज पर है 14 नंबर, जवाब क्या होगा पता करते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन जो था वो मेजनी के द्वारा संगठन बनाया गया था। इसके पहले अभी डायरेक्ट बताए थे आपको, ये जो था वो मेजनी के द्वारा बनाया गया था, और मेजनी जो थे वो इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे। तो कार्बोनरी संगठन कब हुआ था, तो ये हुआ है हमारे 1810 ईस्वी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया था, तो मेजनी के द्वारा। मेजनी किस लिए प्रचलित है, तो इटली के एकीकरण के लिए। कई सारे ऐसे प्रश्नों को जोड़ के हम आपको बता देते हैं ताकि आप किसी प्रकार से फंसे नहीं किसी क्वेश्चन में। 15 देखिए,
एड्रियानोपुल संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब की गई थी, यह बताना है इस प्रश्न में। तो यह किया गया जस्ट नेपल्स के पहले, नेपल्स की जो क्रांति हुई थी उसके पहले किया गया है। मतलब ऐसे हम आपको बता दें, यह किया गया 1829 ईस्वी में, अर्थात इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि है 16 नंबर में। जवाब क्या होगा, एक बार समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? अभी यहां पर बताए थे कि एड्रियानोपुल जो संधि हुई है यह कब हुआ है, 1829 ईस्वी में। और यहां आपको बताया जा रहा है कि ये किस देशों के बीच हुआ था, मतलब कौन देश के बीच ये दो जो देश थे इसके बीच ये संबंध बनाए गए थे। तो ये जो देश थे वो तुर्की और रूस था। इसका सही जवाब होगा तुर्की और रूस। एक बात और बता दें, जैसे आप पढ़े भी होंगे, तुर्की की सैन्य शक्ति जो 18वीं शताब्दी है उसमें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, किसी यूनान जो देश है, इस यूनान देश का तुर्की को बोला जाने लगा था, एक प्रकार से कह सकते हैं मरीज, अर्थात यूरोप का मरीज या यूनान का मरीज के नाम से जाना गया आपका तुर्की। चलिए 17 को देखते हैं। ऐसे यूरोप के नाम से ज्यादा प्रचलित है, यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था तुर्की। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण। तो सेडान का युद्ध हुआ है फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा जो थे ये दोनों आपस में जो क्रांति किए थे उसका नाम दिया गया था सेडान का युद्ध। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 18 नंबर। जवाब क्या होगा समझेंगे, देखते हैं क्या इसका जवाब होता है, कितने लोग बता पाते हैं। चलिए, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका अधिकार जो था हंगरी पर पूर्ण रूप से था। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे देश पर 1947 के पहले भारत देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, वैसे ही हंगरी पर पूर्ण अधिकार किस देश का था? जिसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अधिकार करने वाला कौन था? तो ऑस्ट्रिया 1815 ईस्वी के पहले जो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था वही हंगरी पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार करके रखा था। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। 19 देखते हैं। 19 का जवाब क्या होता है समझते हैं एक बार। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किसको जाता है, यह बताना है इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन क्या मिलेंगे, 4 देखते हैं। रूस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है या फिर फ्रांस। तो आपको बता दें कि पोलैंड के विद्रोह को कुचलने का श्रेय या कह सकते कुचलने का जो क्रिया किया था वो आपका किया था बाबू रूस। अर्थात इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा हमारे प्यारे ऑप्शन नंबर ए। एकदम मजा आने वाला है आज के सेशन में। दम आराम से मोबाइल को अच्छे से जगह पर रख के और बैठ जाइए और पूरा वीडियो को देखते रहिए। किसी प्रकार की कोई हिल डोल नहीं करेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं छूट ना जाए। प्रश्न को देखिए नंबर 20 में क्या है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 1870 में जो युद्ध हुआ है यह सेडान में हुआ है और इसी 1870 के युद्ध को हम सेडान का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सेडान जो है एक जगह का नाम है। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस तरीके से, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध को क्या कहते हैं, नाम आएगा सेडान युद्ध। सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जवाब होगा फ्रांस और प्रसा। मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन आपको इस 20 के द्वारा मिल सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सेडान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है 21 नंबर। सवाल क्या है पढ़ के समझते हैं। देखिए मजा आने वाला है ना, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासी मतलब यूरोप के जो लोग थे वो किस देश के साहित्य से प्रेरणा ले रहे थे या विज्ञान से उसे कुछ सीखने को मिल रहा था। जैसे मेरे चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है।
तो यूनान के जो लोग थे, सॉरी यूरोप के जो दो लोग थे, उन्हें ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा किस देश से मिलता था? तो उसे मिलता था यूनान के देशों से। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोपवासी यूनान के देशों से कुछ सीखते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। 22 देखते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली, जिसको हम लोग यंग इटली के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे इसका नाम है यंग इटली। ऐसे इसका श्रेय जाता है मेजनी को, इसका राइट आंसर होगा मेजनी। और इसके पहले हम आपको बता दें यंग यूरोप, एक और संस्था बनाए थे जिसका नाम था यंग यूरोप, और ये दोनों संस्था बनाए थे कौन? तो ये बनाए थे बाबू हमारे मेजनी। मेजनी के द्वारा यह संस्था स्थापित किया गया था। यंग यूरोप, जिसकी संस्था का स्थापना करने का श्रेय जाता है 1931 ईस्वी में ये किए थे, और यंग इटली जिसकी स्थापना किया गया था 1934 ईस्वी में। ये दो, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किए थे, सॉरी माफ कीजिएगा, 1831 ईस्वी में, और ये 1834 ईस्वी में। ये दोनों संस्था बना के मेजनी जो थे वो ऑस्ट्रिया का विरोध कर रहे थे, और उसी के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ था। 23 देखिए, 23 में क्या है? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था, मतलब वो किस पेशे में था? जैसे अभी जाने कि गैरीबाल्डी जो थे वो किस पेशे में थे, तो गैरीबाल्डी जो पेशे में थे उसका नाम था नाविक। तो बिस्मार्क क्या था ये इसमें बताना है। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ किसको कहते हैं? मतलब जो राजनीति जानता है, या फिर आपके इधर उधर की बातों को करके दो देशों के बीच को संबंध को या तो बिगाड़ता है या बनाने का काम जानता है। ऐसे बनाने के लिए ही ऐसे लोगों को भेजा जाता है। तो बिस्मार्क जो था ये कूटनीतिज्ञ था। जैसे आप रामायण में कैसे नारद मुनि को देखे हैं, जो इधर की बातों को उधर को, उधर की बातों को इधर करते थे, वही क्षेत्र का एक व्यक्ति था बिस्मार्क। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है 24 नंबर। क्या है देखते हैं। सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? ये नया क्वेश्चन है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन अगर जो अच्छे से अध्ययन किए होंगे उनको पता होगा कि सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक कौन थे। तो शासक का नाम था विक्टर एमेनुएल। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखा जाए बाबू, तैयार हैं? आइए देखते हैं आपका 25वां क्वेश्चन। चलिए मजा आएगा, एकदम अच्छे से कमर बांध के बैठे रहिए इसी प्रकार से। अगर यहां तक आप यहां तक आए हुए हैं, यहां तक अगर वीडियो को देखते आए हुए हैं, तो आप में वो जुनून है जिसके द्वारा आप यहां तक आ गए हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? अच्छा क्वेश्चन है और काफी गहराई का क्वेश्चन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश से कवि कौन शहीद हुए थे? तो उसका नाम था लॉर्ड वायरन। अर्थात ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में बाबू, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए दिखाते हैं हम आपको 26 का जवाब। देखिए क्या होता है, प्रश्न क्या है वो भी समझते हैं ना, समझे? एकदम तैयार रहेंगे हम लोग। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तब इसी प्रकार के जोश बनाए रखना, आपको जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। एकदम आप जोश बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं, हर एक कदम पर आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। जाल्वेराइन की स्थापना किस देश ने की थी? तो यह किया था प्रसा। अर्थात प्रसा के द्वारा, जो फ्रांस और प्रसा के युद्ध हुआ था उसके बाद इस संस्था की स्थापना की गई थी, और यह प्रसा के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मतलब हंगरी जो देश था, जिस पर कह सकते हैं अभी थोड़ा देर पहले उसके बारे में हम लोग साम जाने कि हंगरी जो था ये कैदी देश था जिस पर रूस का अधिकार था। तो हंगरी की अपनी भाषा क्या थी? तो उसका भाषा था मैग्यार। अर्थात ऑप्शन बी के साथ चलिए यहां बढ़ते हैं आगे। 28 देखिए, 28 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो ये 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान से तुर्की की पराजय हुई थी। इसलिए सब सवाल का जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। 29 देखिए, 29 क्या है समझते हैं।
प्रश्न है कि मारियोन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मतलब मारियोन जो थी वो किस देश की राष्ट्र प्रतीक थी? तो ये फ्रांस की थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए निकलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा 30वें क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन करने वाले हैं आज, और 40 क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमें पता है इसमें से बहुत प्रश्नों का सही आंसर होगा, लेकिन बहुत सारे आपके प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसका जवाब आपके पास पता ही नहीं होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जब पूछे जाते हैं ना, लुढ़क जाते हैं आप। तो लुढ़कना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और कम से कम आपको एक धन्यवाद तो दे सकें। आइए देखते हैं आपका 30वां क्वेश्चन। प्रश्न क्या है देखा जाए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये हमारे बाबू कहा जाता है यूनान को। यूनान जो था यूरोपीय सभ्यता का पालना कहलाने लगा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 को देखिए। 31 क्या है समझते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन का पारित होने का समय बताइए जल्दी से सभी लोग। कब पारित हुआ है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं आपको। एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ है 1688 ईस्वी में। ऑप्शन ए के साथ चलिए जल्दी से कदम बढ़ा लेते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 32 नंबर। प्रश्न क्या है ये देखिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? मतलब फ्रांसीसी क्रांति ऐसे बात याद रखेंगे तो 1789 में हुई है। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिला। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। उससे वहां पर राजवंश का शासक कौन था? तो वहां पर अभी थोड़ा देर पहले दूसरे क्वेश्चन में हम आपको इसका जवाब बताए थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय में वहां का शासक जो था वो बुर्बो वंश का शासन था। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है 33 नंबर। प्रश्न क्या है जवाब क्या होगा देखा जाए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम कहेंगे इसका इंपॉर्टेंट। रट्टा मार लीजिए क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया तो कहिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता लागू हुआ है 1804 ईस्वी में। कौन लागू किया गया था? तो यह किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। कब लागू किया गया बाबू? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 34 नंबर। प्रश्न क्या है सवाल को देखते हैं, समझते हैं, बताते हैं और बढ़ते हैं आगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। ऐसे आपको इसके बारे में कई सारी जानकारियां तो पता चल ही गई कि बिस्मार्क जो थे रक्त और लौह की नीति अपनाए थे, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिए थे और रक्त और तलवार की नीति का भी अवलंबन करने का श्रेय बिस्मार्क को ही जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध किए थे? तो ये 3 युद्ध किए थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कितने युद्ध किए थे बिस्मार्क? 3 किए थे। 35 वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? चलिए वीना कांग्रेस बता देते हैं। यह हुआ है 1815 ईस्वी में। अच्छे से याद करेंगे 1815 ईस्वी में, जिसमें कौन कौन देश शामिल थे? तो देश शामिल थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। ये 4 देश मुख्य रूप से शामिल थे वहां पर। फिर से याद कीजिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। तो कौन इसमें नहीं हुआ? जर्मनी। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 36 नंबर। जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? वियना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, वियना समझ लेंगे। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये फिर से आपको बता दें, ये हुआ है 1815 ईस्वी में, जहां पर ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो वहां का अध्यक्ष बना था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। तो उसमें पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी ये बताना है। तो कौन कौन देश थे 1815 में? अभी याद करवाएं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस
और ऑस्ट्रिया। तो इसमें से कोई एक देश होगा। तो इसमें जो देश था वो कौन सा देश था बाबू? तो उसमें था रूस, अर्थात 36 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर 37 नंबर, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? देखिए आ गया क्वेश्चन। यंग इटली और यंग यूरोप ये दो संस्था थे, वो मेजनी के द्वारा किया गया था इटली के एकीकरण के दौरान। कब किया गया था? तो यंग इटली की स्थापना की गई है, ये यंग इटली जो है ये 1834 में किया गया है और 1831 में किया गया था यंग यूरोप। तो ये कौन है? मेजनी। मतलब यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी जो होगा मेजनी। चलिए आ गए हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38 का जवाब दीजिए, बताइए इसका जवाब क्या क्या होगा। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, बताइए, कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मतलब फ्रांस के किस राजा के द्वारा यह कहा गया था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। मतलब यह कहने का मतलब कि अंग्रेजी शासन की जिस तरीके से शासन किया है उससे अच्छा तो है, हम लकड़ी काट के अपना गुजारा करेंगे, लकड़ी काट के 2 रोटी खाएंगे। यह बताने का श्रेय किसको गया था? तो यह बोलने का श्रेय गया था चार्ल्स दसम को। नया क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 39 देखिए, 39 का समझिए और बताइए प्रसा का शासन कौन था? प्रसा, जिसमें हम लोग अभी अभी थोड़ा पढ़े थे कि सेडान का युद्ध जो 1870 में हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो उस समय प्रसा का शासन कौन था? शासक बताना था कि कौन है। तो उस समय फ्रांस का प्रसा का जो शासक था वो था विलियम प्रथम, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा ऑप्शन सही होगा। ऐसे याद कर लें तो नेपोलियन बोनापार्ट, उस समय तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के बारे में लड़ रहे थे, फ्रांस के लिए कुछ कर रहे थे, तो ये तो होगा ही नहीं। विक्टर एमेनुअल, इसके बारे में तो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, वो किसी अन्य देश के थे। नेपोलियन तृतीय से कोई लेना देना नहीं है। विलियम प्रथम इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो है 40 नंबर में। प्रश्न क्या है बाबू, ये देखते जाइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, समझ जाइएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ये बताना है। तो अगर मेरे क्वेश्चन का अगर सही से अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम चाहेंगे कि ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन दे दें, अर्थात इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और आप साथ ही साथ ये भी बताइए आप किस जिला से बिलोंग्स करके ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में कैसा आपको ये पूरा सेशन लगा, कैसे आपके क्वेश्चन का समूह लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट का इंतजार करते हुए। तब तक सभी को वंदे मातरम।